सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पिछले कुछ अरसे के दौरान पीटीआई और रियासत के दरमियान फासले इतने बढ़ चुके थे कि किसी भी तरह की बातचीत या मुज़ाकरात के हवाले से हमें कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब जेल से ये बयान जारी कर चुके थे कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात अब वो नहीं करेंगे और अगर बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। और दूसरी तरफ से भी इसका जवाब आ चुका था कि अब मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो सिर्फ सियासतदानों से किए जाएँ। इसके बाद से पीटीआई के कुछ शख्सियात हमें सरगर्म ज़रूर नज़र आई, बातचीत के हवाले से बात भी करते रहे। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी कल कोहाट के जलसे से खिताब करते हुए मुज़ाकरात का तज़किरा किया है और कहा खान ने मुज़ाकरात या एहतजाज इसकी ज़िम्मेदारी, इसका फ़ैसला करने की ज़िम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब को सौंप दी है। और सुनिए कि ये किस तरीके से उनका ये जो बयान है उसमें मुज़ाकरात का जिक्र किया गया। यानी अब पीटीआई मुज़ाकरात को खारिज इम्कान नहीं करार दे रही है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो बड़ा सख्त रवैया अपनाए हुए है कभी गवर्नर राज, कभी इमरान खान उनकी बहनों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाने और कभी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की धमकियां तो उनकी तरफ से दी गई, लेकिन अभी तक इन ऐलानात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। अलबत्ता आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकवा कर दिया और कहा कि ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी इदारों की उन अकाउंट्स की तफसीलात नहीं फराहम कर रहा जो कि पीटीआई से भी मुंसलिक हैं, दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स बना रहे हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहबाज हुकूमत जो पहले एक दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा चुकी है वही इकदाम दोबारा करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या उनको कोई फ़ायदा होगा या पहली बार की तरह फैसला वापस लेना पड़ेगा। और हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से क्या कोई इम्कान मौजूद है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सैयद अली बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब हम आपसे आगाज़ करेंगे क्योंकि तलाल चौधरी साहब ने ये आज गुफ्तगू की है। अब डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा कि हम वही काम दोबारा करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाबंदी लगा दें, लेकिन आप एक इंटरव्यू में इस किस्म की बात इससे पहले कर चुके हैं। क्या इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका तो मकसद ही हर इंसान को अपने इजहार राय की आज़ादी देना है। सो वो क्यों आपकी ये बात सुनेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अब हम यही समझें कि पाकिस्तान में एक बार फिर पाबंदी लगने जा रही है सोशल मीडिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये पहली जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो जुलाई में हुई और उस वक़्त भी मैंने और तलाल साहब ने एक जॉइंट प्रेसर किया। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था और उसके बाद जो अभी हालिया आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे पहले भी 2-4 दिन पहले हमने एक जॉइंट प्रेसर किया और इसी हवाले से हमने कहा कि जो कंप्लायंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें अपने अंदर जो कंप्लायंस का एक अमल है उसको नाफिजुल अमल करना होगा। और ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनको पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए या फिर इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हों। हमारी कई जो दीगर हैं, मेटा है जिस तरह, या दीगर उनके साथ बातचीत भी होती रहती है इस हवाले से। और कंप्लायंसेस के हवाले से हमने ये भी कहा कि कई प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं माँ सवाए एक्स के, और एक्स बहुत ज़्यादा कम तावन करता है हमारे साथ। इसकी दो पहलू हैं। पहला जो एक चीज़ इसके सामने नज़र आई है कि जो अकाउंट्स दहशतगर्दी की जो BLA कह लें, ISKP कह लें, FAK कह लें, ये दीगर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं और फिर वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वहाँ पे वो जारी व सारी रखती हैं। एक तो ये मामला हुआ और हमने उनको कहा कि आप एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करें और आप IP एड्रेसेस उनके दें जो मिरर अकाउंट्स हैं और जो मास्क अकाउंट्स हैं या एनोनिमस अकाउंट्स हैं, उनको हमें दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। और ये नागज़ीर हो अभी तक कोई तावन नहीं है, वो बिल्कुल बहुत कम तावन करते हैं और एक्स बिल्कुल उस हवाले से तावन नहीं करता, स्पेशली काउंटर टेररिज्म के जो तमाम तर मामलात हैं उस हवाले से। और हम ये 12 दफ़ा उनको याद करा चुके हैं और ये अब आखिरी दफ़ा याद जो आप लोग बात कर रहे हैं, आप PLA TTP को PTI एक पॉलिटिकल पार्टी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? अगर मुझे सिर्फ चंद सेकंड दिए जाएं तो मैं उसी पे ही आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फिर उसके साथ क्या मामला हुआ। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है
तलाल साहब की, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बताया कि एक तो प्रोब जब हुआ हमने देखा कि दहशतगर्दी तंजीमें या दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो इनका इस्तेमाल कर रही हैं प्लेटफॉर्म्स का। उसके साथ साथ अब जब थोड़ा डीपर प्रोब किया गया तो उसके ताने बाने और उसका जो नेक्सस है वो जाके पीटीआई के साथ या पीटीआई क्लेम्ड जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके साथ भी जाके मिलता है, और उसका जो मेन डायरेक्ट एक लिंक है वो ट्रेंड सेटिंग जो होता है, ट्रेंड बनाना, उन सोशल मीडिया का अकाउंट्स यूज़ करना या उनसे जो एडिंग एंड अबेटिंग है या असिस्टेंस है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पीटीआई बैक्ड हैं या पीटीआई रन है या पीटीआई मास्ट है, तो वो दुनिया पूरी में जिस तरह ऑपरेट होते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, फिर दीगर चीज़ें करते हैं, तो उस हवाले से वो असिस्टेंस या वो एडिंग एंड अबेटिंग उन अकाउंट्स की तरफ से की जा रही है पीटीआई के। ये मैं बुखारी साहब की तरफ लेके जाती हूँ। बुखारी साहब, आप लोगों के सोशल मीडिया से तो एतराज़ात रहते ही हैं क्योंकि आपकी जमात बहुत मुतहरिक है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये तो बहुत संजीदा इल्ज़ामात हैं जो आज हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं, और बैरिस्टर साहब ने उसको मज़ीद इसके ऊपर बात की है कि जो BLA और TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके लिए जो लोग ट्रेंड्स चलाते हैं वही आपके लिए भी चला रहे हैं। आप क्या इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इस इल्ज़ाम को, या फिर जो सोशल मीडिया टीम है आपकी ये उनका डोमेन है कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। देखें आप साहब, दो तीन चीज़ें हैं इनको हमने लादा एड्रेस करना है, इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। एक तो ये है कि हाउ टू कंट्रोल द सोशल मीडिया, जो मुझे अभी अकील भाई की बात से समझ आई। नंबर 2 चीज़ ये आ गई कि क्या हर पॉलिटिकल पार्टी जो आपके मुखालफ होगी या हर पॉलिटिकल शख्स जो आपसे मुराद गवर्नमेंट से मुताबिकत नहीं रखेगा, उनसे आइडियोलॉजिकली डिफरेंस करेगा, तो वो तंजीम टेररिस्ट तंजीम होगी और वो शख्स टेररिस्ट होगा। ये डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक्चुअल टेररिस्ट लोग हैं, टेररिस्ट पार्टीज़ हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पार्टी तो मैंने गलत कह दिया, उनके साथ आपने कैसे डील करना है। क्या सबको क्लब करके करना है? जो आपका मुखालफ होगा वो दहशतगर्दी का शिकार होगा। जैसे इस्लामाबाद की दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर आप जाएं और सुबह अगर कॉल 10 केस हो गया तो 10 के 10 PTI के लोग होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम भी मांगती हैं, क्लैरिटी भी मांगती हैं, प्योरिफिकेशन भी मांगती हैं, और उसके साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी मांगती हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम नैप था, नेशनल अवामी पार्टी, को बैन किया गया और उसके बाद वो ANP के नाम से रजिस्टर्ड हुई, आज तक रजिस्टर्ड है और आज तक वो लोगों की वोट्स उठाती आई है और हर दौर में वो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, अभी भी प्रेजेंट सिटिंग गवर्नमेंट का हिस्सा है। सो बात ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए, किसी पॉलिटिकल शख्स को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं घर से कचहरी आता हूँ तो ठीक है, मैं कचहरी के अलावा कहीं और जाता हूँ तो मेरे पे एक दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है, 19-20 लेके फिर रहा हूँ मैं। सो क्या ये चीज से इस तरह टैकल की जाएगी? अच्छा, ये बुखारी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें जो जी, ये क्योंकि हम स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की जो बात कर रहे हैं, ये आप बतौर पार्टी के, क्योंकि आप सियासी तौर पे बात करते हैं और इसी अंदाज में चीज़ों को देखते हैं और पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं, आपकी जो सोशल मीडिया टीम है, आप समझते हैं कि उनको थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि किसी भी तरीके से इन हालात में किसी बात को नेशनल इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करके आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? पिछले दिनों हमने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब की रूसी सदर से मुलाकात के हवाले से जो प्रोपेगेंडा जनरेट हुआ भारतीय अकाउंट से, उनको बहुत आगे बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया पाकिस्तान में भी और बिलखुसूस PTI से मुंसलिक अकाउंट्स की तरफ से भी। अगर यहाँ पर एहतियात बरती जाए और खान साहब की बहनें भी इंडियन मीडिया पे ना हों तो आप लोग एक बेहतर पोजीशन में होंगे ताकि हुकूमत से एहतजाज किया जाए ऐसी किसी भी बैन की शक्ल में। देखिए अब सा इस तरह नहीं होती ना चीज़ें। आप इंटरनेशनल मीडिया को या किसी दूसरे मुल्क के मीडिया को, क्या नवाज शरीफ साहब ने चावला को इंटरव्यू नहीं दिया था और उनके अल्फाज क्या थे? जरा उनको कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो नवाज शरीफ साहब को तो आपने दहशतगर्द करार नहीं दिया, ना ही मुस्लिम लीग को आपने दहशतगर्द आज तक करार दिया, और उनके अल्फाज का चुनाव जरा देख लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, जरा उन्हें लगा लीजिएगा अपने प्रोग्राम में और उसको जरा चला दीजिएगा एक दफा, तो आपको पता चल जाएगा। क्या मेमो गेट या डॉन लीक्स किसके हवाले से थी? वो मुल्क के हवाले से थी। क्या वो लोग आज बैठे हुए हैं वो दहशतगर्द भी नहीं है? ऐसे नहीं होता। आप पीपल्स पार्टी का वो दौर देखें जब जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में थे, तो उनकी जो अल्फाज थे, उनकी जो अल्फाज की अदायगियाँ थी, बीबी शहीद के मरने तक, उनकी फौतगी तक, ज़िया-उल हक साहब तक, और आज भी जो पीपल्स पार्टी ज़िया-उल हक साहब के बारे में अल्फाज अदा करते हैं, क्या उसको आप आज के ज़ुमरे में डालें और आज के जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुवाजना करें तो क्या वो भी दहशतगर्दी नहीं होगी? क्या मुस्लिम लीग के उस टाइम के जब मियाँ साहब गए थे 99 के अंदर और कू हुआ था, और परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में जो इनके रुफका के या इनकी पार्टी लीडरशिप के अल्फाज थे, क्या उनको आज की ट्रांसलेशन में लेकर आए? मवाजना किया जाता है कि आज इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा सख्त हैं जो माजी में सियासतदान किया करते थे। और आप बुखारी साहब इस पे भी आप इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि बहुत से PTI के सीनियर रहनुमा उस ट्विटर पैगामात को जो खान साहब के हैं वो रीट्वीट भी नहीं करते इस डर से कि वो बहुत सख्त अल्फाज हैं।
ایسی چیز نہیں ہے. 2 چیزوں کو میں دوبارہ کہتا ہوں نا کہ ہم کٹھے جوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ایک سینئر منسٹر ہیں اور مسلم لیگ کے بڑے سینئر ان کے عہدیدار ہیں اور بڑے عرصے سے منسٹر چلے آ رہے ہیں, آج بھی ڈیفینس منسٹر ہیں. انہوں نے ایک سپیچ ٹویٹر پہ نہیں, ایکس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے ایک سپیچ فلور آف دا ہاؤس کی تھی کچھ عرصہ قبل, بہت ماضی بعید کی بات نہیں کروں, ماضی قریب کی بات کروں, ذرا وہ چلا کے دکھا دیں کہ اس کے اوپر کیا ہوا, کیا اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا دینا اب سر دیکھیں نا بڑے آرام سے. ہم نے تو بے نظیر بھٹو شہید کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ غدار ہے. ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہم نے اس ٹائم بھی ان کے بارے میں سنا تھا -1 ہوں گے, لیکن ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اب آ جاتا ہوں میں آپ کے دوسرا کوشچن. دیکھیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز آپ کہتے ہیں, دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہمارا ملک ہے پاکستان, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہمارا جینا مرنا یہاں پر ہے, اسٹیک ہی یہاں پر ہے نا, پاکستان کے بغیر ہم ہیں ہی کچھ نہیں. تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ آرٹیکل 7 آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے. باقی جتنے انسٹیٹیوشن ادارے ہوتے ہیں نا افسا وہ اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. سر میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بیرسٹر صاحب آپ کیا کروڑوں پاکستانیوں کو, بخاری صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ان کے پوائنٹ پہ آپ کامنٹ کیجیے گا, کروڑوں پاکستانیوں کو آپ لوگ کیوں ایک طرح سے سوشل میڈیا پہ, پچھلی بار بھی جب ٹویٹر پہ پابندی لگی تھی تو, اور ایک دور میں پاکستان میں یوٹیوب پہ بھی پابندی لگ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو کریٹرز ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے باقیوں کے مقابلے میں, تو کیوں آپ کروڑوں پاکستانیوں کو ایک بار پھر سے افیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو سوشل میڈیا صارفین ہیں؟ پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ نے پابندی ٹویٹر پہ لگائی ہوئی تھی, پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس وقت ہم کافی پیچھے رہ گئے, بھارتی پروپیگنڈا ٹویٹر کے اوپر حاوی آ گیا, تو آپ نے پابندی خاموشی سے ہٹا دی. پھر تمام پاکستانیوں نے یہ ثبوت دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا کہ آپ لوگوں نے خود بھی اس بات کی تعریف کی. وہ تمام پارٹیز کے سپورٹرز تھے, اس میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی تھے, نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی اور سب کے. سو ریاست کیا اس طریقے سے بیانیے کو کنٹرول کر سکتی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی لگائی جائے, یا لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہے حکومت کو؟ دیکھیں آپ نے بڑا, میں پہلے بیرسٹر صاحب کا کامنٹ. بیرسٹر صاحب جی دیکھیں بڑا ایک پرٹیننٹ آپ نے سوال پوچھا ہے, اور بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا یا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اگر جنیرکلی اگر بات کی جائے تو فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ بھی ریزنیبل ایکسیپشنز جو ہیں ود ان دا لا وہ پلیسڈ ہوتی ہیں. جسٹ بیکاز یو ہیو اے رائٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو ہیو ٹو یوز دیٹ رائٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم یو گیٹ دی اپرچونیٹی فار وٹ ایور یو نو ریزن کے اچھے کے لیے استعمال کرنا ہے, برے کے لیے استعمال کرنا ہے, کسی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے. میرا اس تمام تر ایک میرا ذاتی ویو بھی ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کوئی بین اس طرح نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کے لیے, جس کا ثبوت ہم نے فراہم کیے, 19 اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں, 28 جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. دیا جائے آپ کے پاس سوشل میڈیا ٹیمز حکومت کے پاس بھی ہیں, بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ایک طرح سے حکومت کے اشتراک سے چلائے جا رہے ہیں, تو اس میں جواب دے دیا جائے, اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کے پرویو میں جب چیزیں آتی ہیں اور آپ کی سٹیزنز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو اقدامات آپ کو اٹھانے ہوتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ دیگر ملکوں میں جا کے اگر ایکس اپنے لوکل ریپرزینٹیوز رکھ سکتا ہے, اور برازیل کی میں نے مثال دی کہ وہاں پہ آپ نے ان کو جب 40 دن کے لیے بین کیا گیا, اور افسر صاحبہ انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا یہ کانٹینٹ ریموو کریں, پھر الٹے ہو کے ایکس نے وہ کانٹینٹ ریموو بھی کیا, فائن بھی 5.2 مختصراً اگر یہ اپنے آفس یہاں نہیں کھولتے تو ہم سمجھیں کہ اب ایکس پہ پابندی ہوگی ایک بار پھر سے. دیکھیں پھر ہمیں ان کے ساتھ ہم کانسٹنٹلی انگیج کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ انگیجمنٹ فروٹفل نہیں ہوتی اور اگر وہ اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے جو ہم نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یہ تمام تر مدعا اٹھایا ہے, اور یہاں جہاں پہ وہ بیسڈ ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جہاں پہ وہ بیسڈ ہیں, جہاں پہ وہ ہیڈ کوارٹرز ہیں, اب ہم اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس ملک کو بھی انگیج کریں, ان کو کہیں جو ہماری وار اینڈ ٹیرر ہے, جو ایک فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے, اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہم نے اکٹھے ہم لے رہے ہیں, بیکاز ہم یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا پوری کا مسئلہ بن. چلیں اب یہ پچھلی حکومت بھی کوشش کر چکی تھی, آپ لوگ بھی متعدد بار کر چکے ہیں. لیٹس سی یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر شہری کو دنیا میں وہ کہیں پر بھی ہو اس کو مکمل رائٹ ہے وہ جو بھی اپنی آزادی اظہار رائے کرنا چاہے. بخاری صاحب میں آگے بڑھوں گی, کل اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ علیمہ صاحبہ نے اس حوالے سے بیان جاری کیا تھا کہ احتجاج کریں گے. عالیہ حمزہ اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو لے کر پروٹیسٹ کریں گی, کل 2 بجے پہنچ جائیں گے. کیا ہونے جا رہا ہے کل اگر ملاقات نہیں ہوتی؟ دیکھیں افسا بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں جو ناحق سزا کاٹ رہے ہیں, ان سے ان کی فیملی ممبرس کی ملاقات بھی نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ میں ٹویٹر کو لے کر ہوں تو وہ بھی وہیں انٹر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو انسٹاگرام کو لے کے ہوں وہاں بھی انٹر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے یار, آپ آلریڈی, میں تھوڑا سا پچھلی بات کو کنٹینیو کروں گا تو ذرا ایزی ہو جائے گا بات سمجھنے کے لیے بھی, کہ پاکستان یہ جو
आईटी के शोबे में हम 2024-25 के अंदर अफगानिस्तान से पीछे जा चुके हैं। ज़रा चेक कर लीजिएगा, अगर मैं सही ना हूँ तो मेरी सलाह ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे मोबाइल नेटवर्किंग की और हमारे 4G की और 6G की और 5G के हालात ये हैं कि आपका फ़ोन चलता नहीं है। नाइजीरिया से सिर्फ आप ऊपर हैं, बाकी सारी दुनिया आपसे नीचे जा चुकी है। बैन है सोशल मीडिया, तो कोई मुआवजा नहीं हो सकता। जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपका नाइजीरिया के अलावा ऊपर, आप नाइजीरिया से ऊपर हैं एक स्टेप, अदरवाइज बाकी सारी दुनिया से आप नीचे जा चुके हैं। सो उसके बाद इस तरह की चीज़ें और आ जाएंगी तो आप ग्लोबल विलेज से बाहर हो जाएंगे। बुखारी साहब की बात है, जो मेरा दूसरा सवाल है, क्या हम कल देखेंगे कि अगर मुलाकात नहीं होती है तो बड़ी तादाद में पार्टी के जो अरकान हैं वो उनके साथ होंगे? क्योंकि पहले तो हमने देखा कि चंद एक केपी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान उनके साथ होते थे और उनकी बहनें एक तरह से हमें तन्हा ही नजर आती थी अडियाला के बाहर। देखिए ऐसे नहीं है, हमेशा जब भी उन्होंने बुलाया कसीर तादाद में लोग गए हैं। आप आज भी देखिएगा, मतलब आने वाले कल को पिछले को भी कंपैरिजन कीजिएगा, कितने कितने दूर नाके लगाए गए, किस किस तरह रोड्स बंद की गई। हमने तो वो दौर भी देखा जब मियाँ साहब आए थे तो 16 बंदे नहीं थे। हमने वो दौर भी देखा कि जब सुना पड़ा, जब भुट्टो साहब की वो बुरा टाइम आया तो 38 में से 32 फीसी के मेंबर छोड़ के चले गए थे, 6 रह गए थे। इमरान खान साहब तो पिछले 3 साल से जेल में हैं, तीसरा साल शुरू हुआ उनका, और आज भी सबसे ज्यादा लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आप जब कंपेरिजन पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुताबिक करते हैं तो आज भी कसीर तादाद में लोग आते हैं, इतनी बंदिश, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कत के बावजूद भी। सो इंशाल्लाह देखिए, पहली बात ये, अब से आपका क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए था, जो मैं आपको जानता हूँ और जितना आप जर्नलिज्म को फेयर तरीके से करती हैं, कि मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए। ये मैं बैरिस्टर साहब से, क्वेश्चन तो ये है ना, ये सवाल बैरिस्टर साहब से बनता है, क्यों ना हो कि एक जो है वो कैदी हैं, उनके सिविल राइट्स नहीं है, उनके प्रिजनर राइट्स नहीं है, उनके पाकिस्तानी होने का। बैरिस्टर साहब से ये सवाल लेके जाती हूं मैं, बुखारी साहब। मैं कहता हूँ जब बंदा जेल में होता है वो कुछ हार्ड लफ्ज भी बोल देता है, तो आपको हार्ड लफ्ज बोलने पे भी एतराज है यार। आप चलिए, अब मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं बैरिस्टर साहब के लिए। बैरिस्टर साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो जो जेल में सियासी लीडर हैं वो एक हार्श लफ्ज बोलते हैं, तो उसका क्या जवाब हुकूमत को या सियासतदानों को नहीं देना चाहिए? इतनी जो सूरत हाल आज क्रिएट हो चुकी है उसमें हमें नजर आया कि उस हार्श अल्फाज का जो रद्द अमल देना था जो खान साहब की तरफ से इस्तेमाल हुआ वो आप लोगों ने नहीं दिया, जिसके बाद हमें ज़्यादा हालात जो है बिखरे बिखरे नजर आते हैं। दूसरी बात है कि ये मुलाकात आप लोग ऐलान कर चुके हैं कि नहीं होगी, तो फिर आप उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कल तो आलिया हमजा को अहकाम दिए गए हैं कि वो पंजाब से अरकान को लेकर अडियाला के बाहर पहुंचे। देखिए, एक तो आलिया हमजा साहिबा खुद, जो मैंने तो उनको मंजर यहाँ पे नहीं देखा कि वो तमाम तर इस मामले पे जब से उनके खिलाफ फैसला आया है वो खुद मफरूर हैं। दूसरी बात, आपने जहाँ तक की ट्वीट्स के हवाले से, तो ट्वीट्स में खाली क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये खाली जिस हार्श जो अल्फाज हैं वो खाली हार्श अल्फाज तक नहीं होता, वो डायरेक्ट टारगेटिंग किया जाता है और टारगेट होता है। लेकिन वो बुखारी साहब मिसाल दे रहे थे कि आप लोग भी अपने दौर में ख्वाजा आसिफ साहब से ज़्यादा सख्त अल्फाज कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने इस तरह कभी टारगेट नहीं किया इस हवाले से, और जहाँ पे मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत और मुल्क की जो देखे ना एक बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के, उस वक़्त तो जो हमने बातें की वो तमाम तर बातें तो सामने हो गई ना। क्या फैज़ साहब का जो मुलविस होना तमाम तर सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से वो प्रूव नहीं हुआ? वो तो हुआ ना, 4 काउंट्स वो, और उसके बाद फिर अब 9 मई का भी तमाम तर मामला। तो ये तमाम तर चीज़ें तो शुरू हैं। यहाँ पे आपने बात की कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि मुलाकात होगी, और उसकी वजह पता है क्या है? बड़ी सिंपल सी वजह है कि बिल्कुल एक जो कैदी होता है वो अपने नॉर्मल राइट्स को लूज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्री मूवमेंट, ऑफ कोर्स वो उसका कर्टेल हो जाता है, वो फ्रीली मूव तो नहीं कर सकता सोसाइटी में। इसी तरह आपका जो दूसरा पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं वो आपके राइट्स को रेगुलेट करती है, और रूल 265 है जो कि फिर अगर कल अनयूजुअल सूरत हाल होती है, सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर्स, और उसमें पॉलिटिकल मीटिंग्स की बात है, वाज़े तौर पे लिखी कि पॉलिटिकल गुफ्तगू, पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं हो सकती। बहनें भी, हम ये समझ रहे थे कि करने देंगे या ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, हम ये समझ रहे थे कि बहनें भी शायद ए पॉलिटिकल होंगी, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी होती है, सियासी पैगामात और फिर नैरेटिव बनाने की जो तमाम तर मामला है वो होता है। मैं इस हवाले से उनको मुफ्त मशवरा है वो ज़रूर ले लें कि हमने पिछली दफ़ा ये कि मैंने ही कहा कि जो इंतहाई गैर सियासी बहन होगी वो जाके मिलें, पर उन्होंने तो दूसरी दीगर बहनों के भी नंबर काट दिए और जिस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिस तरह की बातें की, और वो उनकी मीटिंग में वहाँ पे ये बातें हुई कि आप भारतीय टीवी चैनल्स पे जाएं और ये बातें करें। आपको कैसे, आप लोग हुकूमत को ये मालूम है कि अंदर क्या बातें होती रही? देखिए, अब बातें तो पहुंच जाती हैं, एक कैदी की मुलाकाती से जो बातें पहुंच जाती हैं और बातें पता चल जाती हैं। इससे ज़्यादा इस पे रोशनी डालने का कोई फ़ायदा नहीं। आप खुद भी बेहतर समझती हैं, देखने वाले हैं वो खुद समझ सकते हैं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, अली बुखारी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन,
جو یہ بیانات ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ کل بھی عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکے گی. اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی اس کو کس طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. کل آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اس پہ سڈنی سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہوں گے. اب تک کیا تحقیقات پہ سامنے آ چکا ہے, اس پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کل آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے معروف ساحل پر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. ساحل پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے ایک مذہبی تقریب کے لیے, جس وقت 2 مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں موقع پر ہی 15 افراد ہلاک ہو گئے اور پھر پولیس نے جو جوابی فائرنگ کی اس سے ایک حملہ آور مارا گیا. آسٹریلوی حکام نے جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت بتائی ہے 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم کے ناموں سے, جو کہ باپ بیٹا ہیں. پولیس کے مطابق ساجد اکرم کے پاس 6 لائسنس یافتہ ہتھیار تھے اور کل کا جو افسوسناک واقعہ ہے اس میں یہی 6 ہتھیار استعمال کیے گئے. آسٹریلوی وزیر داخلہ ٹونی برک نے بتایا کہ حملہ آور ساجد اکرم 1998 بیرون ملک سے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا. ناظرین, اس دہشت گردی کے واقعے کے دوران جس وقت یہ ایکٹیو شوٹنگ چل رہی تھی, ایک انتہائی غیر معمولی منظر بھی دیکھنے کو ملا جب ایک شامی نیاد آسٹریلوی شہری نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہت ہی بہادری کے ساتھ ایک حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس سے اس کی بندوق چھین لی. اس دوران وہ خود بھی زخمی ہوئے. اب یہ جو شہری ہیں ان کی شناخت بھی سامنے آئی ہے. ان کا نام احمد الاحمد ہے, جو کہ سیرین نیاد ہیں, شام سے ان کا تعلق ہے اور آسٹریلیا میں پھل اور سبزیاں فروخت کرنے کے کام سے کئی سال سے منسلک ہیں. احمد کی بہادری کو اس وقت پوری دنیا سلام پیش کر رہی ہے. آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی انہیں ہیرو اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ان کی بہادری کو سلام پیش کیا. آسٹریلیا میں 1996 کے بعد ناظرین یہ دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. آسٹریلوی حکام نے اس واقعے کی جو محرکات ہیں اس تک پہنچنے کی ابھی ان کی طرف سے کوشش بھی کی جا رہی ہے اور کوئی باقاعدہ تفصیلات ایک حد سے زیادہ نہیں جاری کی گئی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس واقعے کے اوپر باقاعدہ پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی ہے. انہوں نے دہشت گردی کے واقعے کا ذمہ دار آسٹریلوی وزیر اعظم کو قرار دیا, جبکہ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اکٹھا ہونے کا وقت ہے اور اس وقت ہمیں یہی کرنا چاہیے. اس واقعے پر جہاں فوری ہی نیتن یاہو نے پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی, وہیں ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا ہے. بھارتی میڈیا نے اسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. بھارتی میڈیا کی طرف سے آسٹریلیا میں موجود ایک پاکستانی نیاد شہری نوید اکرم کو نشانہ بنایا گیا, جو کہ اتفاق سے حملہ آور کے ہم نام ہیں. سوشل میڈیا سے نوید اکرم کی تصاویر لے کر اسے حملہ آور بنا کر اور پاکستانی بتا کر باقاعدہ طور پر اس دہشت گردی کے ہولناک واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد نوید اکرم نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا. اب ناظرین, تاحال جو آسٹریلوی حکام ہیں ان کی طرف سے کوئی یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ سجاد اکرم نامی جو دہشت گرد ہے ان کا آبائی ملک کون سا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اب تک کیا تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. سڈنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی ارسلان جاوید. بہت بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے, جس کے اراؤنڈ سارا یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ حملہ آور کا تعلق کس ملک سے تھا, کیا یہ تو بتا دی گئی تفصیل کہ 1998 میں یہ دہشت گرد جو ہے نوید تو آسٹریلیا میں پیدا ہوا, ان کے والد 1998 میں آسٹریلیا شفٹ ہوئے تھے اسٹوڈنٹ ویزا پر, لیکن ان کا آبائی تعلق کہاں سے ہے, اس حوالے سے کیا کچھ بتایا گیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں, کل سارا دن جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح سے انڈین میڈیا اور افغانستان کے کچھ پیجز کی طرف سے ایون اسرائیلی اخبارات کی طرف سے جس طرح کی چیزیں ہوئیں اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا, تو اس ساری چیزوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر کیوس کریٹ ہوا, تو اس کے بعد جس طرح سے پاکستانی جو نوید اکرم لڑکا ہے یہاں پہ, اس کی سوشل میڈیا سے تصویریں اٹھا کر سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم پہ وہ چلایا گیا کہ یہ پاکستانی لڑکا ہے جو اس میں انوالو ہے. تو اس ساری چیزوں سے کیوس کریٹ ہوا, اس لڑکے کی جان خطرے میں ڈالی گئی, یہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آسٹریلوی گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ
मुजाहरा किया और अभी तक जो है वो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा और ना ही किया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर देखा जाए तो 70% से ज्यादा लोग जो है इमिग्रेंट्स हैं और मल्टी कल्चरलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। और अगर किसी एक शहरी को किसी एक ओवरसीज का नाम लिया जाता है तो उससे पूरी जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो अफेक्ट हो सकती है। आज भी हमने देखा कि जब इस तरह की चीजें सामने आई थी कि वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो उसके बाद मुस्लिम कब्रिस्तान जो सिडनी के अंदर है वहां पर सुअर की लाशें जो खासकर उसके जो सर हैं वो फेंके गए। तो ये इस तरह की जो यहाँ पर एक इंतशार है उसको रोकने के लिए भी ये हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और एजेंसियां कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक नेशनलिटी या एथनिसिटी का नाम नहीं ले रहे, वो उनको ऑस्ट्रेलियन ही ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि जो वालिद जो कत्ल हो गया, जो मारा गया उस दौरान, उसको वो तो एक सिटीजन पहले से थे, तो उसका जो बेटा है वो यहाँ पर ही पैदा हुआ था, उसके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ही थी, तो इसलिए उनको ऑस्ट्रेलियन सिटीजन करके ही ट्रीट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर मजीद बिगाड़ जो है वो पैदा ना हो। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप अरसलान, जो हमने देखा इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो हमलावर हैं उनके घर पर रेड किया गया था पुलिस की तरफ से, उनके ख़ानदान में से किस किस को अरेस्ट किया गया है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची है पुलिस की? हाँ देखिए, उनकी फैमिली में एक वालदा हैं जो इटालियन हैं, जो अभी तक कुछ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और कुछ यूट्यूबर जो इटालियन मीडिया के साथ एफिलिएटेड हैं, उनकी जो वीडियोस सामने आई हैं जहां पर ये बताया गया है कि वो 3 लोग हैं। अब और खासकर उनकी वालदा का कल भी जो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ का मुकामी मीडिया है उसके साथ भी उनकी जो गुफ्तगू सामने आई थी, उसमें यही बताया गया था कि उसका बेटा मुसलसल उसके साथ रास्ते में था और उसने ये बताया था कि वो जर्विस बे के जो कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे है, वहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहां पर अपने वालिद के साथ गया है, वहां पर उसने मुख्तलिफ एक्टिविटीज की हैं और अभी कुछ देर में खाना खा के वापस घर आएगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो है वो ये इंसिडेंट देखने को मिला और वो भी हैरान थी कि उनका बेटा जो किसी किस्म की क्राइम में मुलव्वस नहीं रहा, जो किसी किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं रहा, यहाँ तक कि जिस यूट्यूबर का मैंने हवाला दिया उसको जो उसके कोलीग ने इंटरव्यू दिया है उसने भी यही बताया कि पिछले कई सालों से ये लड़का मेरे साथ काम कर रहा था, मैंने इसको इंट्रोवर्ट पाया है, कोई कम गो था और ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था और ना कोई इसका मैंने कोई मशकूक एक्टिविटी देखी है। उसके लिए भी शॉकिंग है कि इतने अरसे से अगर वो इसके साथ काम कर रहा है तो उसने इसको क्यों जज नहीं किया या इस तरह की कोई चीज उसके अंदर क्यों नहीं देखी। तो वो चीजें तो सामने आई हैं कि ये इंडिविजुअल एक्ट है, ये कोई पीछे कोई जिस तरह से, और इवन के ये सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से भी बाकायदा तौर पर कह दिया गया है, तहकीकात जो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट सामने रखी गई है मीडिया के, उसमें भी ये बता दिया गया है कि ये कोई मुनज़्ज़म कोई तंजीम कोई इन्वॉल्व नहीं है और ना मजीद कोई ऐसा थ्रेट मौजूद है। ये इंडिविजुअल एक्ट है जो एंटी सेमिटिक जो टेररिज्म है उसके अंडर ये आता है और ये एक बाप बेटे की ये जो एक अपना इंफरादी तौर पर उनका ये एक्ट है जो उन्होंने किया है। इसमें कोई और हमें मजीद थ्रेट्स भी मौजूद हमारे पास नहीं है और ना कोई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जो उनके पास फायर आर्म्स थे वो तकरीबन जो 5 उनसे लिए गए हैं उसको भी अगर देखा जाए तो वो फायर आर्म्स का लाइसेंस उनके पास मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1996 के बाद से ये दूसरा बड़ा वाकया है जो हुआ है जिसमें तकरीबन 15 अफराद जो है हलाक हुए हैं। जो 1996 में हुआ था उसमें तकरीबन 35 बंदे जो है वो इस शूटिंग वाकये में मारे गए थे। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन चीजों को सख्त करते हुए फायर आर्म्स एक्ट मुतारफ करवाया था और फायर आर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी थी। तो ये मखसूस लोग थे जिनके पास जैसे कोई फायर क्लब का कोई जो हंटिंग क्लब है उनके मेंबर्स थे, उनके पास लाइसेंस थे और उस लाइसेंस को लेना कोई आसान चीज नहीं है, बहुत एक कठिन प्रोसेस है और उस सारे प्रोसेस का हिस्सा बन के आपको फिर ये लाइसेंस मिलता है। तो ये जो साजिद अकरम नामी शख्स है जो मारा गया है, इसके पास वो जो फायर आर्म्स थे वो उसी हंटिंग क्लब का मेंबर होने के वायस थे, तो उस असले का इस्तेमाल किया गया। तो यही रीजन है कि अब गवर्नमेंट जो है इन फायर आर्म्स एक्ट को लेके मजीद तब्दीलियों करने जा रही है और बाकायदा कल
वजीर आजम जो एंथनी एल्बनीज हैं उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया है कि हम इसको मजीद सख्त करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे और जहां जहां खिलाफ मौजूद हैं उनको भी हम पूर करेंगे और फायर आर्म्स एक्ट का जो है वो उसमें तब्दीलियां करते हुए इस चीज को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। जी अरसलान, आप कह रहे हैं कि इस दहशत क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था या किसी तंजीम से इसका ताल्लुक नहीं था, और आप हवाला दे रहे हैं कुछ इंटरव्यूज का या फिर ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने जो बयानात उनके हुकाम ने जारी किए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलवी अखबार ने भी बहुत से दावे किए हैं जिसके मुताबिक ये कहा गया कि नवीद जो है वो दाइश से मुतासिर था और उसके साथ उसका ताल्लुक था इस दहशतगर्द तंजीम के साथ। क्या ये बात पहले से ऑस्ट्रेलवी अथॉरिटीज़ के नोटिस में थी जिसको नज़रअंदाज किया गया, या फिर ये बाद में ये हक़ाइक़ सामने आए हैं? देखिए, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें तो अभी तक जो यहाँ की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं उनकी तरफ से जो कल ब्रीफिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमलावर हैं दो, उनमें से एक तो उनके जो है वो रिडार पर नहीं था, लेकिन जो दूसरा है उसको 2019 के करीब जो है एक बार जो है वो देखा गया था, इन्वेस्टिगेट भी किया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी खास एक्टिविटी हुई नहीं कि उनके ऊपर उस तरह से नजर रखी जाती या उसको देखा जाता। लेकिन ये बात जो है वो यकीनी है कि वो इस एक हमलावर को जानते थे और उसके बारे में उनको चीजें, उनके पास टिप्स मौजूद थी, लेकिन उसके बाद से मुसलसल यहाँ पर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी न देखी और ना उस तरह से वो चीजें हमारे सामने आई कि हमने उसको जो है इग्नोर किया या उस तरह से देखा। तो ये चीजें जो हुई हैं इस पर जो है हमें खुद भी तशवीश है कि अगर हमारे पास इस तरह की चीजें थी तो हमें इसको मजीद जो है उस पर काम करना चाहिए था, उसको वर्क करना चाहिए था, नजर रखनी चाहिए थी। अब अरसलान, आप खुद क्योंकि ऑस्ट्रीम हैं और सोसाइटी के डायनामिक्स को समझते हैं, ये जो कल का दिलखराश वाक़या हुआ है इसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? डेफिनेटली जी, मुश्किलात तो हैं और उसकी रीजन जो है वो अभी उसके इफेक्ट सामने आना भी शुरू हो गए हैं। अभी अगर आपने देखा होगा कि जो जितना भी ऑस्ट्रेलवी मीडिया है वो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब कोई खबर या कोई अपना क्लिप शेयर करता है तो उसके कमेंट्स साफ कर देता है, क्योंकि उन कमेंट्स के अंदर इस कदर हेट जो है वो देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है और खासकर जो ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम है उन्होंने भी आज जो पोस्ट डाली थी उस पोस्ट के ऊपर भी जिस तरह से रिएक्शन आया है, तो उस रिएक्शन में तो ये चीजें सामने हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक बार फिर जो यहाँ पर जो है इस इंसिडेंट के बाद जो है थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी हैं वो भी खासकर जिस तरह से कल एक रोल प्ले किया गया, एक गंदा घनौना खेल जो है वो खेला गया भारत की तरफ से, अफगानिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, उसके बाद न सिर्फ उस लड़के नवीद अकरम की जिंदगी को खतरे में डाला बल्कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए भी क्वेश्चन जो है वो रेज किए। जो भी लोग जहाँ पे काम करते हैं वहां पर भी उनको जो है वो शक की निगाह से देखा गया। तो यकीनन जब भी इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसके बाद खासकर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इवन कल उस्मान ख्वाजा ने जब इस वाक़े की मजम्मत की थी तो उस्मान ख्वाजा को भी एक खासा हेट देखने को मिला था, क्योंकि उस्मान ख्वाजा समेत और भी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरान हैं वो पिछले कई अरसे से मुसलसल हर इतवार को यहाँ पर एक फलस्तीन से रिलेटेड जो रैलीज होती हैं उनके अंदर भी शिरकत करते हैं और पिछले कई अरसे से ऑस्ट्रेलियन को फलस्तीन के हवाले से आवाज बुलंद करने के हवाले से भी उनका एक खासा रोल रहा है कि उसके नतीजे में फलस्तीन को तस्लीम भी किया ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने। तो अब वो सारी चीजें जब ये हुई हैं तो वो जो लोग जो उनके मुखालिफ थे वो उनको एक मौका मिल गया है कि वो उन लोगों को टारगेट करें और उसकी बिना पर अब जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को कम किया जाए और खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी की इमिग्रेशन है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये एक अपोजिशन को और खासकर जो इलेक्शन यहाँ पर हुए थे उसमें भी सारी की सारी कंपेन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हुई थी, तो अपोजिशन को खासकर और वन नेशन पार्टी यहाँ पर जो हमेशा से इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट रही है तो उनको एक प्रॉपर मौका मिल गया है कि वो गवर्नमेंट समेत जो यहाँ की कम्युनिटी का एक बार फिर उसको टारगेट कर सकें।
बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद आपके के लिए। नाज़रीन, जो अरसलान से हमने गुफ्तगू की उससे अंदाज़ा यही होता है कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं ले रही कि इन दहशतगर्दों का आबाई तौर पर ताल्लुक कहाँ से था। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी का मुजाहरा है और ऐसा ही ऑस्ट्रेलवी मीडिया भी कर रहा है ताकि जो गमो गुस्सा है इस वक्त उनकी सोसाइटी में, कहीं वो किसी सर्टन अगर मुल्क का नाम लिया जाए तो उन लोगों के ऊपर लोग हमला आवर ना हो जाए, इससे बचाने के लिए नाम नहीं लिया जा रहा है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।